जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि अमर तैयार हो रहा था। रूही जल्दी से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे वीर किसी से बात कर रहा है, इसीलिए वो दबे पांव वीर के रूम के बाहर पहुंच गई। वीर किसी से आज शाम को निकलने की बात कर रहा था। रूही कुछ सुन पाती इसके पहले ही वीर ने फोन काट दिया। कुछ देर तक रूही वहीं खड़ी रही, फिर परेशान होकर वापस आ गई। अमर बहुत जल्दी में था, इसीलिए रूही उससे कुछ ना बोल सकी। उसे पता था कि उसे परेशान देखकर अमर सब कुछ छोड़कर उसे समझने में लग जाएगा, इसीलिए अमर से उसने कुछ नहीं कहा। अमर के जाने के बाद रूही ने टाइम देखा तो घड़ी में 10 बज रहे थे। रूही घड़ी देखते हुए अपने मन में बोली, मैं जल्दी से उस आदमी से मिलकर घर आ जाती हूँ, क्योंकि वीर शाम को यहाँ से जाने की बात कर रहा है। वापस आकर मैं उसे समझाऊंगी, शायद वो मेरी बात मान जाए और मुझे छोड़कर ना जाए। इतना बोलकर रूही जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और थोड़ी देर बाद वो उस आदमी के पते पर निकल गई। रूही को पता था कि उसके पापा का जेल का दोस्त उनकी ही तरह होगा, उनके ही जैसी उम्र होगी और एक साधारण से परिवार से होगा। ये सब रूही कैब में बैठकर सोच रही थी, लेकिन शायद आज रूही कुछ ऐसा देखने जा रही थी जो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। रूही की कैब एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक गई। रूही ड्राइवर को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, मैडम यही है आपका एड्रेस, ये सामने वाले बंगले में ही तो जाना था ना आपको। जैसे ही उस ड्राइवर ने इतना कहा तो रूही को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे एक बार को लगा कि हो सकता है वो जो भी आदमी है वो इस बंगले में वॉचमैन या नौकर हो, इसीलिए उसने यहाँ का एड्रेस दिया है। रूही कैब से उतरकर बंगले की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे उस आदमी के बारे में पूछे। तभी दरवाजे पर खड़े वॉचमैन ने रूही को रोक लिया। रूही उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आपका नाम रंजन है? वो वॉचमैन रूही पर गुस्सा करते हुए बोला, कैसी लड़की हो तुम, इतना बड़ा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नेम प्लेट नहीं दिख रही? इस घर के मालिक का नाम है रंजन, चलो जाओ यहाँ से। जैसे ही उस वॉचमैन ने इतना कहा तो ऊपर शीशा साफ कर रहा एक लड़का वॉचमैन से चिल्लाते हुए बोला, उन्हें अंदर आने दो, साहब उन्हें बुला रहे हैं। वॉचमैन ने एक बार रूही को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके लिए गेट खोल दिया। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो जिससे मिलने आई है वो है कौन। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वो बंगले को बस देखे जा रही थी। उस बंगले में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो साधारण हो। एक से एक महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड चीजें वहां भरी पड़ी हुई थी। रूही बंगले के अंदर तो आ गई थी, लेकिन उसे जिससे मिलना था उसके नाम के अलावा रूही को कुछ भी नहीं पता था। रूही हॉल में बैठी अपने दोनों हाथों को जोर से पकड़े हुए थी। उसे यहाँ आकर सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी अचानक से एक आवाज सुनकर रूही की नजर सीढ़ियों की तरफ गई, जहां से एक लगभग 28 साल का लड़का नीचे उतरते हुए आ रहा था। वो एक टक रूही को देखे जा रहा था और उसे ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर रूही ने अपनी नजरें झुका ली। तभी वो लड़का जाकर रूही के सामने सोफे पर बैठ गया और रूही को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम था? रूही उस लड़की की तरफ हैरानी से देखने लगी और फिर धीरे से बोली, मुझे आपके फादर मिस्टर रंजन से मिलना है। वो लड़का रूही की बात पर पहले हंसा और फिर अपना कोट संभालते हुए बोला, मैं ही हूँ रंजन, मैं ही तुम्हारे पापा के साथ जेल में था। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही एकदम शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो रूही को देखकर बोला, घबराओ मत, मैं जानता हूँ तुम्हें और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रही होगी, यही ना कि मैं और तुम्हारे पापा दोस्त कैसे हो सकते हैं। इतना बोलकर वो रूही को पानी का ग्लास देते हुए बोला, दोस्ती करने के लिए उम्र की नहीं बल्कि 2 इंसानों की जरूरत होती है। जेल में हम दोनों को एक ही बैरक में रखा गया था। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और शायद अभी हैं। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप जानते हैं मेरे पापा कहाँ हैं? रंजन रूही की तरफ देखते हुए बोला, नहीं जानता मैं, वरना मैं खुद ही उनसे मिलने जाता। वो एक ऐसी शख्सियत थी मेरी जिंदगी में जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी वो कहाँ है
इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ये सुनकर रूही अपना अगला सवाल पूछते हुए बोली, अच्छा, कभी मेरे पापा ने आपको हमारी प्रॉपर्टी के बारे में या कुछ भी पर्सनल आपसे शेयर किया है जो कि नॉर्मल ना हो, कुछ ऐसा जो हमारी फैमिली के बारे में हो? रंजन कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, वो अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हाँ, वो अक्सर अपने किसी दोस्त की बात बताया करते थे जो उनके बचपन का दोस्त था और गांव में रहता था। शायद वो वकील भी था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी पर्सनल नहीं बताया। रूही सुनकर एक बार फिर से उदास हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ एक उम्मीद से आई थी, लेकिन उसे वैसा कुछ भी जानने को नहीं मिला। इसीलिए वो चुपचाप वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वो जाने के लिए 2 कदम ही बढ़ा पाई थी कि तभी पीछे से रंजन की आवाज आई, रूही, एक्चुअली मैं 2-3 दिन बाद तुम्हारे पास ही आने वाला था। जैसे ही रंजन ने इतना कहा तो रूही मुड़कर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। रंजन उसकी तरफ देखते हुए खड़ा हो गया और उसे बोला, रूही, इस शहर में मेरे कई होटल्स हैं, लेकिन मेरा एक 3 स्टार होटल तुम्हारी बेकरी के बगल में है और मैंने तुम्हारी बेकरी के बारे में काफी सुना था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल में बेकरी के जितने भी आइटम्स आते हैं तो तुम्हारे यहाँ से आए। जब रंजन ने ऐसा कहा तो रूही कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी उसका बिजनेस इतना बड़ा भी नहीं था। रंजन रूही को देखकर बोला, तुम अगर हाँ कहो तो मैं ऑर्डर की लिस्ट भिजवा देता हूँ। रूही को तुरंत डिसीजन लेना था और ये डील उसके फायदे में थी, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया और घर आ गई। लेकिन रास्ते भर वो यही सोचती रही कि इतना पैसे वाला इंसान जेल में क्या कर रहा था। लेकिन इन सब में जैसे ही रूही ने ढलते हुए सूरज को देखा तो रूही का दिमाग ठनक गया, क्योंकि उसे वीर की कही हुई बात याद आ गई थी। अब उसे घर जाने की जल्दी हो रही थी। उसे पता था कि अगर थोड़ी देर भी हुई तो शायद आज वीर उसे छोड़कर चला जाएगा। रूही जल्दी में घर आई और भागते हुए जैसे ही वीर के कमरे की तरफ गई तो वीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रूही वीर को देखकर समझ गई कि अब शायद उसे रूही की बात समझ आ गई है और वो उसे छोड़कर नहीं जा रहा। वीर को देखने के बाद रूही अपने कमरे में आ गई और बच्चों से बातें करने लगी। कुछ ही घंटे बाद अमर की कार बाहर आकर रुकी तो बच्चे भागते हुए उसके पास पहुंच गए और उनके पीछे रूही भी बाहर आ गई थी। अमर बच्चों को चॉकलेट देते हुए सीधे रूही के पास आया और उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम उस आदमी से मिली? उसने कुछ बताया तुम्हारे पापा के बारे में? रूही अमर को देखते हुए बोली, पापा के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन मिस्टर रंजन ने उन वकील अंकल के बारे में बताया है जो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें ऐसा लगता है कि पापा ने वकील अंकल को जरूर कुछ बताया होगा। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर अपनी भौं से कोड़ते हुए बोला, क्या नाम लिया तुमने उस आदमी का? रंजन? वही रंजन जो 3 स्टार होटल का मालिक है? रूही अमर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? रूही की बात सुनते ही अमर अपने दांत पीसते हुए बोला, वो एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है, आइंदा से उससे गलती से भी मत मिलना। अगर मुझे पता होता कि तुम उससे मिलने जा रही हो तो मैं तुम्हें जाने भी ना देता। जब अमर ने ऐसे कहा तो रूही अपनी आंखें इधर उधर करने लगी और अमर उसे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ, कोई और बात भी है क्या? तुम क्या सोच रही हो? रूही उसे देखकर बड़े धीरे से बोली, लेकिन मैंने तो उनके होटल के लिए ऑर्डर ले लिया है, केक्स और ब्रेड्स का, और मैं ये डील तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा इसमें बहुत फायदा है। अमर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया और उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, देखो रूही, मैं जानता हूँ इतने बड़े ऑर्डर्स हर बार नहीं मिलते, लेकिन उस आदमी से हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। तुम जानती नहीं हो वो कितनी बार जेल गया है। वो बस अपने पैसे के बल पर हर बार छूटकर बाहर आ जाता है। मेरी बात मानो और ये डील तोड़ दो। अमर की बात सुनकर रूही कुछ देर तक सोचती रही और फिर एकदम सख्त आवाज में अमर को देखकर बोली, सॉरी अमर, लेकिन मैं ये डील नहीं तोड़ सकती। मैं रंजन के होटल के लिए ऑर्डर्स कंप्लीट करके भिजवाऊंगी। रूही की बात सुनकर अमर अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपना कदम पीछे कैसे नहीं लेती हो। और इतना बोलकर वो घर से बाहर निकल गया। रूही उसके पीछे उसे बुलाने के लिए गई, लेकिन उसने नहीं सुना और वो सीधे चला गया।
बच्चे हैरान होकर रूही की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके पापा गुस्सा होकर क्यों निकल गए। रूही बच्चों को बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, पापा का मूड थोड़ा ऑफ है, इसीलिए वो बाहर टहलने गए हैं। तुम लोग जाओ, खेलो जाकर। रूही ने ऐसे कहा तो बच्चों को लगा सब कुछ ठीक है और वो खेलने लगे। लेकिन रूही अमर को लेकर परेशान हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे, बच्चे सो गए थे, लेकिन अमर अभी तक वापस नहीं आया था। रूही बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा था। दरअसल अमर अपने एक पुराने दोस्त के घर गया था, जो उसके साथ उसके ही ऑफिस में काम करता था। अमर को भरोसा था कोई उसके काम आए ना आए, लेकिन उसका दोस्त जिसे वो इतने सालों से जानता है, वो मुश्किल वक्त में उसके काम जरूर आएगा। और आज अमर रूही को प्रूफ दिखाने के लिए, उसे रंजन नाम की मुश्किल से बचाने के लिए अपने उस दोस्त के घर पर गया था। लेकिन अमर इस बात से अनजान था, जिसे वो अब तक अपना दोस्त समझता रहा, उसकी जिंदगी इतनी बदतर बनाने में उसी दोस्त का सबसे बड़ा हाथ था। रेड में चोरी हुए पैसों की हेरा फेरी इसी आदमी ने की थी। वो समर्थ को बहुत अच्छे से जानता था और उसने पैसों के लिए अमर के साथ अपनी दोस्ती को बेच दिया था। अमर ने उससे जब रंजन की फाइल्स और उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उसने अमर को देखकर हंसते हुए बोला, अरे मेरे यार, इतने दिनों बाद तो मेरे घर आए हो, डॉक्यूमेंट तो मैं तुम्हें 2 मिनट में दे दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे साथ एक एक ड्रिंक तो हो जाए। अमर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, यार तुझे पता तो है मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन हाँ, तुझे कंपनी देने के लिए मैं हमेशा की तरह फ्रूट जूस पी लूंगा। थोड़ी देर बाद अमर ने फ्रूट जूस पी लिया, जिसमें कुछ मिला हुआ था, और उस आदमी ने रंजन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। वो सब लेकर अमर घर के लिए निकल तो गया था, लेकिन रास्ते में चलते हुए न जाने क्यों उसको ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम सा रहा है। उसे नशा चढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने तो ड्रिंक भी नहीं की थी। अमर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा था। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। अमर को इस वक्त सहारे की जरूरत थी, और ये सहारा मिल जाने से उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो गिरते गिरते बचा हो। लेकिन वो जिसको अमर सहारा समझ रहा था, वो सबसे बड़ी मुसीबत थी अमर के लिए, क्योंकि उसे जिसने पकड़ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। कनिका अमर को पकड़कर उसे घर की तरफ ले जाने लगी, और उसने अमर की पॉकेट से वो कागज निकाल लिए जो वो रंजन के सबूत के तौर पर लेकर आया था। उधर रूही खिड़की पर खड़े रोड पर इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को छोड़कर अमर को ढूंढने जाए तो कहां जाए। तभी उसने देखा कि शॉर्ट ड्रेस पहने कनिका अमर को अपने कंधों पर लेकर आ रही है। क्यों दूर रखना चाहता था अमर रूही को रंजन से, और क्या कभी रूही को पता चल पाएगी अपने पापा की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। अमर का हाथ कनिका के कंधे पर देखकर रूही खुद को संभाल नहीं पाई, और उसे एक बार फिर से अमर पर तेज गुस्सा आ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार अमर और कनिका के बीच ऐसे मोमेंट्स कैसे बन रहे हैं। अभी तक वो जिस तरह से अमर के लिए परेशान थी, अब उसे उसी तरह गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद कनिका अमर को लेकर ऊपर आ गई, लेकिन दरवाजे पर ही रूही कनिका को रोकते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पति को मेरे घर तक छोड़ने के लिए, लेकिन अब तुम जा सकती हो। इतना कहते हुए जैसे ही रूही ने अमर को पकड़ने की कोशिश की तो वो गिरने लगा। कनिका उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए रूही को देखकर बोली, तुम्हारा पति तुमसे नहीं संभलता है रूही, ये बात तुम मान क्यों नहीं लेती? उसे हमेशा किसी और के कंधे की जरूरत पड़ती है। जैसे ही कनिका ने इतना कहा तो रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कनिका को देखकर बोली, तुम क्यों सब कुछ छीनना चाहती हो मुझसे कनिका? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बचपन से आज तक मैं तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा मानती रही। मेरे लिए तुम ही मेरी बहन और तुम ही मेरी दोस्त थी। तुम्हारी हर इंसल्ट को मैंने बड़प्पन की तरह लिया, लेकिन अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कनिका अमर को नीचे लगे बिस्तर पर लिटाते हुए रूही को देखकर बोली, रूही, जब तुमने मुझे सीधा सवाल कर ही दिया
तो मैं भी तुम्हें सीधा जवाब ही देना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझे बचपन से जानते हो, इसीलिए तुम खुद ही समझ जाओगी, लेकिन तुम कुछ नहीं समझी। तो सुनो मेरी बात। मैं जब भी किसी ऐसी चीज को देखती हूँ जो कि दुनिया में बहुत रेयर है, तो मैं उसे अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हूँ। अब इसके आगे मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी समझदार हो। जैसे ही कनिका ने इतना कहा तो रूही गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगी? नहीं कनिका, अब और नहीं। भगवान को जितनी भी अच्छी चीजें तुम्हें देनी थी वो तुम्हें दे चुका, और तुमने उनमें से एक की भी कदर नहीं की, इसीलिए बस अब तुम्हारा ये बचपना खत्म हो गया। कनिका, अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा कर्मा है, और तुम खुद जानती हो कि तुमने कैसे कर्म किए हैं। जैसे ही रूही ने इतना कहा, कनिका को तेजी से गुस्सा आ गया और वो वहां से चली गई। कनिका के जाने के बाद रूही एकदम से बिलक बिलक कर रोने लगी। भले ही उसने कनिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया हो, लेकिन अंदर से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो डर रही थी कि कहीं कनिका सचमुच अमर को उससे न छीन ले। ये सोच सोच कर रूही परेशान हो रही थी। वो काफी देर तक अमर को देखती रही, जो कि नशे की हालत में लेटा था। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि अमर को दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। कभी ड्रिंक्स ना करने वाला अमर अचानक से इतना कैसे बदल सकता है? और अमर को तो कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। अमर जिस भी अच्छे काम के लिए आगे जाता था, मानो कोई ना कोई उसकी टांग पकड़कर उसे 10 मील पीछे खड़ा कर देता था। और आज भी उसके साथ वही हुआ था। वो जिस पर भरोसा करके, जिसे अपना दोस्त मानकर उसके पास रंजन की इंफॉर्मेशन लेने गया था, उसने ही अमर की पीठ पर खंजर घोंप दिया था। अगली सुबह जब अमर की आंख खुली तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने देखा घड़ी में 11 बज रहे थे। वो एकदम से घबरा कर उठा और याद करने लगा कि पिछली रात को क्या हुआ था, लेकिन दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए खुद को उठाया और एक गिलास नींबू पानी पिया। फिर नहाने के बाद जब उसे थोड़ा सही महसूस हुआ तो वो रूही के पास बेकरी के लिए निकल पड़ा। अमर बेकरी पहुंचा तो रूही जल्दी जल्दी केक बनाने में लगी हुई थी। अमर को देखकर रूही ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अपने काम में लगी रही। अमर रूही के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, रूही, कल रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, प्लीज बताओ मुझे। रूही अमर की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली और अपना काम करती रही। 2-3 बार अमर के बोलने के बाद भी जब रूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो अमर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रूही, कल रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? रूही उसे देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो तुम जाओ और कनिका से पूछ लो कि कल रात को क्या हुआ था, क्योंकि वही अपने कंधों पर लेकर घर छोड़ने आई थी। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा कि वो तुम्हें पूरी तरह संभाल सकती है। रूही की बात सुनकर अमर अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, रूही, मुझे सचमुच कुछ याद नहीं है। रूही अमर को वहां से हटाते हुए बोली, ठीक है, तुम बैठकर याद करो कि क्या हुआ क्या नहीं, इसके लिए पूरा दिन है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे पास इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं। अब हटो यहाँ से, वरना ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रूही की बात सुनकर अमर उसकी तरफ देखकर बोला, ये ऑर्डर रंजन के होटल का है। रूही अपना काम करते हुए अमर से बोली, हाँ, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि बिजनेस में एक बार अपनी जुबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हटते। अमर रूही की बात सुनकर गुस्से से उसे आंख दिखाते हुए बोला, रूही, तुमको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जब मैं बोल रहा हूँ वो आदमी सही नहीं है तो तुम्हें क्यों उसके साथ बिजनेस करना है? रूही केक को साइड में रखते हुए मुड़कर अमर की तरफ खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, बिजनेस में सही गलत आदमी नहीं देखा जाता, और वैसे भी अमर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, अपनी मेहनत के पैसे ले रही हूँ, कोई चोरी का धंधा नहीं कर रही मैं। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखकर बोला, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गलत क्या है और सही क्या। मेरे पास प्रूफ है उस रंजन के खिलाफ। और इतना बोलकर वो रूही को लेकर घर की तरफ चलने लगा। रूही उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अमर, मुझे लेट हो रहा है, मुझे नहीं देखना तुम्हारा कोई सबूत। रूही बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। 5 मिनट बाद रूही अमर के साथ अपने घर पर थी।
अमर रूही को एक जगह पर खड़ा करते हुए बोला, यहीं खड़ी रहना तुम, मैं बस 2 मिनट में तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और इतना बोलकर वो अंदर गया और कल रात में पहनी हुई अपनी जैकेट ढूंढने लगा। जैसे ही उसे जैकेट मिली तो वो जैकेट को लेकर बाहर आया और जैकेट के पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, ये देखो रूही। उसने जैसे इतना कहा तो उसकी आंखें जैकेट की तरफ घूम गई। वो सन्न रह गया क्योंकि जैकेट की पॉकेट एकदम खाली थी। वो भागकर वापस कमरे में आया और कमरे में हर तरफ कुछ ढूंढने लगा। रूही उसकी इस हरकत को हाथ बांधकर कमरे से बाहर खड़े होकर देख रही थी और उसे अमर पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अमर रूही को देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, कल रात को मैं अपने एक दोस्त के पास से रंजीत के खिलाफ सबूत लाया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जैकेट की जेब में उन पेपर्स को रखा था, लेकिन वो पेपर्स घर से गायब कैसे हो सकते हैं? रूही गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, तो लगाओ अपने उस ऑफिसर दोस्त को फोन करो और लाओ मेरे सामने रंजन की सच्चाई। जैसे रूही ने इतना कहा तो अमर ने तुरंत फोन निकाला और फोन मिलाते हुए रूही को देखकर बोला, अभी देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि रंजन कैसा इंसान है। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो उधर उसके दोस्त ने फोन उठा लिया। अमर उससे कुछ पूछता इसके पहले ही वो अमर से बोला, अमर तुम कहाँ गायब हो गए हो यार, एक अरसा हो गया है तुमसे मिले हुए। वो आगे कुछ बोलता इसके पहले रूही ने अमर के हाथ से फोन छीनकर कट कर दिया और मुड़कर वहां से जाते हुए अमर से बोली, तुम कब से झूठी कहानियां बनाने लगे अमर? या कहीं तुम्हें मेरे रंजन से मिलने से कोई दिक्कत है? खैर जो भी हो, जिस दिन तुम्हें रंजन के खिलाफ असली सबूत मिल जाए उस दिन मेरे पास आना, और तब तक मैं रंजन के होटल के लिए केक और ब्रेड भेजना बंद नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो गुस्से से रूम से निकल गई। अमर ने 2-3 बार रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी क्योंकि वो जानती थी कि वो जो भी कर रही है उसमें वो बिल्कुल गलत नहीं है। रूही सीढ़ियां उतर रही थी, तभी अमर भागकर उसके पास पहुंचा और उसके सामने खड़े होकर बोला, मैं गलत हूं या सही हूं मैं नहीं जानता, लेकिन तुम उस आदमी के साथ बिजनेस नहीं करोगी, ये मेरा फैसला है। रूही अमर की बात सुनकर उससे गुस्से में बोली, तुम जब रात को कनिका के कंधे पर लटक कर आते हो, उसे गोद में उठाते हो, वो तुम्हें सही लगता है? अगर मैं अपने बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ तो तुम्हें ये रास नहीं आ रहा? रूही की बात सुनकर अमर अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें पहले से चौकन्ना रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ रूही कि तुम अपने बिजनेस में आगे जाओ। जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही उस पर चिल्लाते हुए बोली, तो फिर जाने दो ना मुझे, छोड़ो मेरा रास्ता। रूही बार बार जाने की जिद कर रही थी और अमर उसके सामने अड़ा खड़ा था। रूही अमर को देखते हुए उससे बोली, अमर तुम्हें पता भी है तुम्हारी हरकतें कैसी हो गई हैं? तुम मुझ पर कैसे चिल्ला रहे हो? इसी वजह से बच्चे तक तुमसे डरने लगे हैं। वो तुमसे खुलकर अब कोई बात भी नहीं बोल पाते क्योंकि तुम थोड़ी सी बात पर ही गुस्सा करने लगते हो, चिड़चिड़ा जाते हो। जब रूही ने ऐसे कहा तो अमर को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अपनी तरफ से सबको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। वो एक परफेक्ट फादर और रूही का एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था, जिसमें शायद अब थोड़ा नाकाम महसूस कर रहा था। अमर ने रूही का रास्ता छोड़ दिया और वो सीढ़ियों से उतरते हुए आखिरी सीढ़ी पर जाकर रुक गई और मुड़कर अमर को देखते हुए बोली, अमर आज मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि आज से मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगी और तुम वैसे जैसी तुम चाहते हो। न मुझ पर तुम्हारी कोई रोक टोक होगी और न ही तुम पर मेरा कोई बाउंडेशन। तुम्हें कनिका के साथ घूमना है या किसी और लड़की के साथ घूमना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। रूही की बात पर अमर कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे में आकर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैकेट से कागज गए तो गए कहाँ, और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके दोस्त ने उससे झूठ क्यों बोला। उधर कनिका रंजन के कागज लेकर समर्थ के घर पहुंच चुकी थी। वो समर्थ को कागज देते हुए बोली, ये सब मुझे अमर की जेब से मिला है, वो ना हो ये आदमी हमारे काम आ सकता है। समर्थ कनिका को देखकर बोला, ठीक है मैं इसके बारे में पता करता हूँ, लेकिन तुम नंदिता को इस बात की कानों कान खबर मत लगने देना। उसने भी मेरे साथ बहुत बार धोखा किया है और अब मैं इस बार उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे भी मेरी अहमियत समझ में आए। मैं दुनिया के सामने नहीं आ सकता, इसीलिए हर बार वो मेरा गलत फायदा उठाती रही है, लेकिन अब मैं उसके इशारों पर चलने वाला उनकी कठपुतली समर्थ नहीं रहा। अब मैं अपने मन का राजा हूँ। और इतना बोलते हुए उसने वो पेपर्स
लाइट की तरफ किए और उनमें लिखा रंजन का नाम पढ़ते हुए बोला, मिस्टर रंजन, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। रूही अभी घर के बाहर आई थी, तभी उसने देखा एक बड़ा ऑटो वहां खड़ा है जिसमें वीर का दोस्त कुछ सामान रख रहा है। उस सामान को देखकर रूही कुछ सोचती रही और फिर उल्टे पांव भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर वीर के कमरे में पहुंच गई, जहां वीर अपना बैग पैक कर रहा था। रूही उसे देखकर परेशान होकर बोली, वीर, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहा था वीर, और कैसे रहेगी रूही वीर के बिना? क्या कहीं कनिका के जाल में फंसकर वीर बता देगा समर्थ को प्रॉपर्टी के पेपर्स का पता? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। सिर्फ ही जैसे ही वीर के रूम में गई तो वो देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि वीर अपने कपड़े पैक कर रहा था। रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वीर आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ सोचते हुए रूही ने वीर से पूछा, कहीं जा रहे हो क्या वीर? वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूही को आखिर क्या जवाब दे। तभी कुछ सोचते हुए वीर रूही से बोला, दीदी, मुझे यहाँ के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ। ये बात सुनकर रूही वीर से कुछ सोचते हुए बोली, तेरा एडमिशन हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये अचानक से तुझ पर आगे पढ़ाई का भूत कैसे सवार हो गया? अभी तक तो मैं और अमर तुझसे कहते थे तब तू नखरे करने लगता था, और आज एडमिशन भी हो गया तेरा। वीर शांत रहा और अपनी पैकिंग करनी उसने चालू रखी। जब रूही ने देखा कि वीर एकदम शांत था तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। फिर रूही ने कुछ सोचते हुए वीर का हाथ पकड़कर उसे पैकिंग करने से रोकते हुए कहा, कहीं ये भी तेरी कनिका दीदी ने तो नहीं किया है? रूही की बात सुनकर वीर ने अपनी नजरें चुराते हुए रूही से कहा, आपको जो सोचना है सोचो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वीर की ऐसी बेरुखी देखकर रूही ने एक लंबी सांस ली। रूही को यह समझते देर नहीं लगी कि ये सब कनिका का किया धरा है। कुछ सोचते हुए रूही बड़े प्यार से वीर की तरफ देखकर बोली, देख बेटा, वो कनिका बहुत चालाक है। मुझे नहीं पता वो हमसे क्या चाहती है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसके जो भी इरादे हैं वो ठीक नहीं है। तू उसकी बातों में मत पड़ मेरे भाई, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। रूही की बातें सुनकर वीर कहीं ना कहीं गुस्सा होने लग गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रूही से कहा, आप जैसा कह रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। एक आप अनोखी हो जिसे कनिका दीदी पसंद नहीं है, बाकी सब उसे पसंद करते हैं। तुम इतना क्यों जलती हो कनिका दीदी से कि हर वक्त बस उसकी बुराई करती रहती हो? वीर ने आज पहली बार रूही को जवाब दिया था। वीर के ये शब्द रूही के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। जब रूही ने वीर को ऐसे जवाब देते हुए सुना तो रूही की तो जैसे दुनिया ही रुक गई। जिस भाई ने आज तक अपनी निगाह ऊंची करके रूही को नहीं देखा था, आज वही भाई रूही पर अपनी आवाज ऊंची करके उसे जवाब दे रहा था। रूही वहीं जम गई। ये सब सुनकर जितना दुख रूही को हो रहा था उससे कहीं ज्यादा खुशी किसी को मिल रही थी। आज ये बात दरवाजे के पीछे खड़ी कनिका सुन रही थी। कनिका को वीर के ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो रूही से ऐसे बात करेगा, पर वीर के इस बर्ताव ने कनिका को खुश कर दिया था। कनिका काफी देर छिपकर रूही और वीर की बातें सुन रही थी। तभी कनिका ने वीर के पास आते हुए कहा, चले वीर। रूही की नजर जैसे ही कनिका पर गई, रूही गुस्से से लाल हो गई। वो कनिका से कुछ कहना चाहती थी। रूही ने अपने मन में सोचा, अभी वीर कनिका के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं ये और न भड़क जाए। नहीं, अभी मेरा इस मामले में चुप रहना ही ठीक है। ये सोचकर रूही ने अपने शब्दों को अपने मुंह में ही दफन कर लिया। कनिका ने रूही को चुप देखा तो उसने रूही को देखकर एक आंख मारी, जैसे कि वो अपनी जीत से रूही को जलाना चाह रही हो। रूही ने कनिका को खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर वहां से चली गई। कनिका वीर को एक पास के ही हॉस्टल में ले गई और वीर से बोली, देखो वीर, मुझे पता है कि रूही को मेरा यूं तुम्हारी मदद करना शायद पसंद ना आए, पर तुम परेशान मत होना। तुम जो भी कर रहे हो अपनी दीदी और जीजू के लिए ही कर रहे हो। एक दिन वो ये बात जरूर समझेंगे। वीर ने कनिका को देखा और मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स दी, आप बहुत अच्छी हो, पर आज मैंने दीदी से जैसे बात की। वीर की बात पूरी होने से पहले ही कनिका ने कहा, क्या हुआ क्या नहीं वो सब भूल जाओ, अब तुम अपनी नई शुरुआत करो। बाकी तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े
तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तुम भी तो मेरे छोटे भाई हो। ये बोलकर कनिका वहां से निकल गई। वीर भी अपने सामान को जमाने में लग गया। कनिका जैसे ही हॉस्टल से बाहर आई, उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, छोटा भाई, माय फुट। उफ, मेरे गाल। ये झूठी हंसी हंसते हंसते मेरे तो गाल दर्द होने लग गए हैं। एक बार वो प्रॉपर्टी के पेपर्स और अमर मुझे मिल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम लोगों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकती हूँ। ये बोलकर कनिका वहां से निकल गई। उधर वीर के जाने के बाद रूही भी अपनी बेकरी में आ गई। वो बेकरी आ तो गई थी, पर उसका वहां मन नहीं लग रहा था। रूही बहुत परेशान थी। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उससे रूही का दिमाग अब फटने को हो रहा था। रूही ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, मुझे कनिका का कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरे हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देगी। रूही ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। रूही ने फोन देखा तो कॉल रंजन का था। रूही अपनी सोच से बाहर आते हुए कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी ओर से रंजन ने बहुत ही आराम से कहा, हेलो रूही, मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि आज तुम्हें हमारे होटल में आना है। रूही ने अपनी परेशानी छुपाते हुए मुस्कुराकर रंजन से कहा, जी मुझे याद है, आप परेशान ना हो, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। दूसरी ओर वीर के पास से निकलकर कनिका सीधे समर्थ से मिलने गई। जब कनिका वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर नंदिता भी थी। कनिका के चेहरे की चमक देखकर नंदिता कनिका से बोली, क्या बात है, आज बड़ा चमक और चहक रही, कोई लॉटरी लग गई है क्या? कनिका ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समर्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया तुमने? काम बिगाड़ने के अलावा तुम्हें कुछ सही करना भी आता है? समर्थ की बात सुनकर कनिका ने उसके तानों को इग्नोर किया और बोली, हम अपने मकसद के बहुत करीब आ रहे हैं। रूही अपने परिवार से दूर जा रही है। मेरा मतलब है, अमर और रूही के बीच तो मनमुटाव पहले से चल रहा था, पर आज वीर ने भी पहली बार अपनी बहन को जवाब दिया, और वो भी मुंह तोड़। समर्थ ने चौंक कर कहा, क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कनिका कुछ सोचते हुए समर्थ से बोली, तुम्हें यकीन करना होगा, और देखना एक दिन मैं रूही को इतना अकेला कर दूंगी कि उसके पास रोने के लिए कंधा भी नहीं बचेगा। ये बोलकर कनिका के साथ साथ समर्थ और नंदिता भी हंस पड़े। नंदिता कनिका की तारीफ करते हुए बोली, सही जा रही हो अब तुम, ऐसे ही काम करती रहो, और एक बात का खास ख्याल रखना, वीर बहुत जज्बाती है, उसके ऊपर मार पीट का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे इमोशनल करके तुम उससे कुछ भी करवा सकती हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। नंदिता की बात सुनकर कनिका ने हाँ में सिर हिलाया और वो तीनों बातें करने में लग गए। अमर अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। अमर ने खुद से कहा, आखिर मैं इस रंजन को कैसे दूर करूं रूही से? रूही मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझे कुछ तो करना होगा। अमर ये सोच ही रहा था कि आरव उसके पास आते हुए बोला, पापा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अमर ने आरव को अपने पास बिठाते हुए कहा, हाँ बोलो ना बेटा, तुम्हें क्या पूछना है? आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा क्या आपकी और मम्मा की लड़ाई चल रही है? प्लीज पापा आप मम्मा को मना लेना, नहीं तो मम्मा नाराज होकर हमें छोड़कर चली जाएगी, और अगर मम्मा चली गई तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे? आरव की ऐसी बातें सुनकर अमर को बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बच्चों को जिन बातों से दूर रखना चाह रहा था, वही बातें उसके बच्चों को परेशान कर रही थी। अमर ने आरव के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़कर। आपके पापा ऐसा होने ही नहीं देंगे, आप परेशान मत हो, पापा मम्मा को जल्दी ही मना लेंगे। आरव ने अपने हाथ की छोटी उंगली को अमर की ओर बढ़ाते हुए कहा, पक्का? पिंकी प्रॉमिस? अमर ने भी अपने हाथ की छोटी उंगली से आरव की उंगली को पकड़ते हुए कहा, हाँ पापा पक्का वाला प्रॉमिस। ये सुनकर आरव खुश हो गया और अपनी के पास खेलने चला गया। रूही का ऑर्डर अब तक तैयार हो चुका था। रूही ने जल्दी से अपना ऑर्डर पैक किया और रंजन के होटल पहुंच गई। रूही जैसे ही होटल पहुंची, उसने देखा कि रंजन खुद होटल गेट पर उसका वेलकम करने के लिए खड़ा था। रंजन ने एक बुके को रूही की ओर बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस रूही, वेलकम टू माय होटल। रंजन को ऐसा करते देख
रूही ने उसके हाथों से बुके ले लिया और मुस्कुरा कर कहा, क्या आप अपने सारे स्टाफ का वेलकम ऐसे ही करते हैं? ये सुनकर रंजन ने हंसते हुए कहा, नहीं, सभी का नहीं, पर जो खास होते हैं उनका जरूर करता हूँ। तो आप सारी बातें यही कर लेंगी? प्लीज अंदर आइए। ये बोलकर रंजन रूही के साथ आगे चलने लगा। रूही ने जब आसपास देखा तो वो होटल शानदार होटल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस होटल में देश विदेश से आए हुए लोग ठहरते होंगे। रूही ने रंजन से कहा, आई मस्ट से योर होटल इज वेरी ब्यूटीफुल। रंजन ने थैंक यू कहा और फिर दोनों एक मीटिंग रूम में बैठ गए, जहां उस होटल के कुछ जरूरी लोग भी बैठे थे। रंजन ने रूही के केक की ओर इशारा करते हुए कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं होटल के वीआईपी और वीवीआईपी मेन्यू में इस केक को शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा आप सभी इसे टेस्ट करें। एक वेटर ने केक को कट करके वहां पर सभी के पास पहुंचा दिया। सभी ने जैसे ही केक को टेस्ट किया, सभी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। होटल के हेड शेफ ने रूही से कहा, वाह मिस रूही, ये केक तो बहुत टेस्टी है। ये जितना टेस्टी उतना ही सॉफ्ट भी है, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। एक एक करके सभी ने रूही के केक की तारीफ शुरू कर दी। ये सुनकर रूही को बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपने आप से कहा, काश यहाँ अमर भी होते और वो अपने कानों से मेरी तारीफ सुनते। रूही ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि उसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था याद आने लगा, कि कैसे रूही ने कनिका और अमर को इतने करीब देखा था, कैसे रूही और अमर के बीच फासले अब बढ़ते जा रहे थे। ये याद आते ही रूही के चेहरे की मुस्कान दूर हो गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। रंजन ने रूही से पूछा, रूही सब ठीक तो है ना? रूही ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे क्या हुआ है? रंजन ने भी मुस्कुरा दिया और फिर सभी ने रूही के केक को अप्रूवल दे दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद रंजन ने रूही से कहा, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रंजन ने कहा, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा, मुझे मेरा भी बिजनेस तो चलाना है। ये सुनकर रूही और रंजन दोनों ही हंस पड़े। रूही ने कुछ सोचा, फिर रंजन से कहा, अच्छा जब आपने कह दिया है कि आप मुझे किडनैप नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, चलिए चलते हैं। रंजन ने रूही के लिए अपनी गाड़ी का गेट खोला। रूही गाड़ी में बैठ गई और फिर रूही के साथ रंजन उसके घर की ओर निकल गया। रूही को आज जो रिस्पेक्ट मिली थी, रूही उससे बहुत खुश थी। रूही को एक उम्मीद दिख रही थी कि अब उसका बिजनेस और ग्रो करेगा। रूही जैसे ही रंजन के साथ घर पहुंची, रंजन ने दोबारा उसके लिए कार का गेट खोला। रूही ने मुस्कुराकर कहा, आज के लिए थैंक यू सो मच। रंजन ने भी मुस्कुराकर कहा, अरे अब इसमें थैंक्स की बात कहाँ से आ गई, चलिए कल मिलते हैं फिर। ये बोलकर रंजन वहां से निकल गया। रूही भी घर के अंदर चली गई, पर ये सब ऊपर खिड़की पर खड़े अमर ने देख लिया था। अब क्या करेगा अमर? क्या वीर वापस आएगा रूही के पास? क्या रूही और अमर के बीच की ये दरार भरेगी या फिर और बढ़ेगी? क्या करने आई है कनिका? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ रंजन रूही को घर छोड़कर चला गया, पर ये सब ऊपर खिड़की पर खड़े अमर ने देख लिया था। जब अमर ने रूही को रंजन से हंस हंसकर बातें करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अमर ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। रूही जैसे ही ऊपर आई, उसने देखा अमर सामने खड़ा था। रूही और अमर की नजरें मिली, पर ना ही अमर ने रूही को कुछ कहा और ना ही रूही ने अमर से। रूही अपने कमरे में चली गई और अमर भी बच्चों को खाना खिलाने में लग गया। अमर ने अपने आप में ये सोचा, अगर मैं अभी रूही से बात करूंगा तो रूही मुझे जरूर गलत समझेगी। मुझे कुछ तो करना होगा जिससे मैं रंजन का असली चेहरा रूही को दिखा सकूं। और कुछ सोचते हुए अमर ने बच्चों को खाना खिलाना जारी रखा। उधर रूही जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हुए सोच रही थी, जल्दी कर रूही, आज तुझे कितना लेट हो गया, बच्चे भी भूखे होंगे। ये सोचकर रूही फटाफट से किचन में जाने लगी तो उसने देखा कि अमर पहले से बच्चों को खाना खिला रहा था। रूही ने चैन की सांस ली, चलो बच्चे तो खाना खा रहे हैं। फिर रूही किचन में गई, अमर, वीर और अपने लिए खाना लगाने में लग गई। रूही खाना लेकर जल्दी से वीर के रूम की ओर जाने लगी।
रूही, आज तो वीर तुझसे खूब गुस्से में होगा। तूने कितना लेट कर दिया उसे खाना देने में। भूख लगने पर वीर पागल जो हो जाता है। ये सोचते हुए रूही वीर के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही रूही ने वीर के कमरे का दरवाजा खोला तो उसे वीर कहीं नजर नहीं आया। रूही ने थोड़ा परेशान होकर वीर को आवाज दी, वीर, वीर, तू कहाँ है? देखना, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। रूही वीर को आवाज लगाते हुए इधर उधर खोज रही थी। तभी उसकी नजर वीर की खाली अलमारी पर गई जहाँ वीर का सामान हुआ करता था और फिर अचानक से जैसे रूही अपने सपने से जाग गई। उसकी चिंता अब दुख में बदल गई थी। वो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। रूही ने भरे हुए गले से कहा, वीर, मैं तो भूल ही गई थी कि तू अब यहाँ नहीं है। वीर, तू क्यों अपनी दीदी को छोड़कर चला गया भाई? मैं तुझे कैसे वापस लाऊं अपने पास? तभी रूही को अपने और वीर के बचपन की एक बात याद आई। एक दिन रूही अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर गई थी और उसे आने में देर हो गई। जब रूही घर आई तो उसने देखा कि वीर ने कुछ भी नहीं खाया था। वो रूही का इंतजार कर रहा था। रूही के पूछने पर वीर ने बोला, मैं कैसे खा लेता दीदी तुम्हारे बिना? तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने की आदत है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये सोचते हुए रूही की आंखें भर गई थी। रूही अपने आप से बोली, जो भाई एक पल के लिए भी मेरे बिना नहीं रह सकता था, जो मेरे बिना खाना भी नहीं खाता था, जिसने मुझसे कहा था कि मैं उसे छोड़कर कभी ना जाऊं, आज वही मुझे छोड़कर चला गया है। ये बोलते हुए रूही सिसक सिसक कर रोने लगी। रूही की सिसकियां अमर को भी सुनाई दे रही थी। अमर रूही के पास जाना चाहता था, उसे मनाना चाहता था। अमर रूही की ओर आगे बढ़ा। तभी अमर को रूही की बात याद आ गई, जब रूही ने अमर को उससे दूर रहने के लिए कहा था। अमर ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा रूही के पास जाना ठीक नहीं है। अगर मैं अभी उसके पास गया तो शायद उसका मूड और खराब हो जाए। कुछ सोचते हुए अमर ने आरव और अवनी को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर रूही के पास भेज दिया। अवनी और आरव रूही के पास गए, जो कि अपना सिर नीचे करके बैठी थी। अवनी ने मासूमियत से रूही से कहा, मम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? रूही ने जब अवनी की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाकर दोनों बच्चों को देखा और अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं तो देखो मम्मा कहाँ रो रही है। आरव रूही के पास गया और अपने छोटे छोटे हाथों से रूही के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मम्मा, आपने तो कहा था कि झूठ बोलना गंदी बात है और आप ही झूठ बोल रही हो। मुझे पता है आप वीर मामू के जाने से अपसेट हो ना। आप परेशान नहीं हो मम्मा, वीर मामू जल्दी आ जाएंगे। फिर छोटी सी अवनी आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए रूही से बोली, हाँ मम्मा, वीर मामू जल्दी आ जाएंगे और बाकी हम तो हैं ही आपके पास ना। तब तक आप उनके हिस्से का प्यार हमें कर देना। पर आप अब मत रोना मम्मा, क्योंकि जब आप रोते हो तो मुझे भी रोना आ जाता है। रूही ने जैसे ही अवनी और आरव की बातें सुनी, उसने दोनों को गले से लगा लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, अब आपकी मम्मा नहीं रोएगी, नहीं रोएगी आपकी मम्मा। और फिर रूही ने दोनों बच्चों के प्यारे से गाल को चूम लिया। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अमर पर गई, जो छुप कर उन्हें देख रहा था। रूही को ये समझते हुए देर न लगी कि बच्चों को अमर ने ही उसके पास भेजा था। फिर रूही बच्चों के साथ जैसे ही वीर के कमरे से बाहर आने लगी, अमर भागकर अपनी जगह पर बैठ गया। जब रूही बाहर आई तो उसने अमर को देखा, जो अनजान बनकर इधर उधर देख रहा था। रूही ने कुछ नहीं कहा, उसने खाना लगाया और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। पर ना ही अमर ने रूही से कोई बात की और ना ही रूही ने अमर से कुछ कहा। अगले दिन सुबह सुबह रूही ने उठकर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने में लग गई। तभी अमर ने अवनी से कुछ खोजते हुए कहा, अवनी, अपनी मम्मा से पूछो कि मेरे मोजे कहाँ हैं। रूही ने भी ये सुना। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रूही ने आरव से कहा, आरव, पापा से बोल दो कि मोजे उनके जूतों के ही पास रखे हैं। आरव अमर की ओर देखकर कुछ कहने वाला था कि तभी अमर ने दोबारा अवनी से कहा, अवनी,
अपनी मम्मा को बोल दो कि मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करे। रूही ने भी आरव से कहा, आरव अपने पापा से बोल दो कि मुझे शौक भी नहीं है। दोनों बच्चे कभी रूही को देखते, कभी अमर को देखते। जब ये सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहा तो आरव और अवनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए एक साथ कहा, ओ गॉड, मम्मा पापा आप दोनों खुद ही बात कर रहे हो एक दूसरे से और हमें भी जबरदस्ती बीच में घसीट रहे हो। जब अमर और रूही ने बच्चों की बातें सुनी तो दोनों ही खांसने लगे। अमर ने आरव और अवनी का बैग उठाया और जल्दी से कार की ओर जाते हुए रास्ते में बोला, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते। दोनों बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। उधर अमर और बच्चों के जाने के बाद रूही भी मुस्कुरा रही थी। जब रूही की नजर सामने लगे शीशे पर गई तो उसने खुद से कहा, तू क्यों इतना मुस्कुरा रही है? चल अब बेकरी भी जाना है। ये बोलकर रूही तैयार होने लगी। तब तक अमर भी आरव और अवनी को छोड़कर आ गया था। अमर ने देखा तो रूही के भीगे बालों से पानी टपक रहा था और उसकी गोरी पीठ पर गिर रहा था। खिड़की से आ रही सूरज की हल्की रोशनी से वो पानी की बूंदें रूही के दूध जैसे शरीर पर किसी मोती की तरह चमक रही थी। अब अमर की नजर रूही के शरीर पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अमर को एक अलग ही एहसास हो रहा था। तभी अमर ने देखा तो रूही अपने सूट की जिप बंद करना चाह रही थी, पर वो उससे हो नहीं रही थी। अमर के कदम अपने आप ही रूही की ओर बढ़ने लगे और अमर ने धीरे से जिप बंद कर दी। अमर के हाथ लगते ही रूही के शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। रूही को आज एक अलग सा एहसास हो रहा था। रूही के कदम अपने आप अमर की ओर मुड़ गए। दोनों की नजरें मिली और वो एक दूसरे को देखते रह गए। अमर ने एक हाथ से रूही के चेहरे पर आ रहे बालों को रूही के कान के पीछे करके उसके गालों पर अपना हाथ रख दिया और रूही के करीब आने लगा। रूही की सांसें अब तेज हो गई थी और रूही की आंखें अपने आप बंद हो गई। जैसे ही रूही ने अपनी आंख बंद की, उसकी आंखों के सामने अमर और कनिका एक साथ दिखने लगे। उसे पिछला सब याद आने लगा, जब भी अमर और कनिका एक साथ थे। रूही ने एक झटके से अमर को अपने से दूर धकेल दिया। रूही के धक्का देने से अमर भी जैसे अपने होश में आया और रूही को गुस्से में देखकर पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया और फिर थोड़ा सोचने के बाद अमर ने रूही से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। रूही ने अमर से कुछ भी नहीं कहा और जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर जाने लगी। रूही बेकरी के लिए निकलने वाली थी, तभी अमर ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही के कदम रुक गए, पर ना ही उसने पलटकर अमर की ओर देखा और ना ही उससे कुछ कहा। अमर रूही के करीब आकर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही ने बिना घूमे ही अमर से कहा, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देर हो रही है। अमर ने जब देखा कि रूही उसकी ओर घूम भी नहीं रही तो अमर खुद ही रूही के सामने जाकर बोलने लगा, तुम्हें हो क्या गया है रूही? अब तुम मेरी ओर भी नहीं देखना चाहती। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। रूही ने अमर की ओर देखते हुए कहा, अगर ये बात रंजन के बारे में है तो आई एम सॉरी, पर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अमर ने रूही का हाथ छोड़ दिया। जब रूही ने देखा कि अमर अब शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था, तो रूही ने अमर से कहा, ओह, तो मैं समझ गई कि ये जरूरी बात रंजन के बारे में ही थी। तुम्हें न जाने उससे क्या प्रॉब्लम है। खैर, मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है, मुझे जाना है। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई और अमर बस जाती हुई रूही को देखने में लगा था। अमर ने खुद से कहा, रूही के करीब आते ही मुझे ये कैसा एहसास होने लगता है और रूही की बेरुखी से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। कुछ सोचते हुए अमर ने एक बार फिर खुद से ही कहा, मुझे रंजन की सच्चाई रूही के सामने लानी ही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। उधर नंदिता समर्थ से मिलने उसके घर पहुंच गई। नंदिता को देखकर समर्थ ने कहा, आप क्या कर रही हैं यहाँ? कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहिए। जो काम आपने किया है ना, उसके बाद तो आपकी शक्ल देखकर भी मुझे गुस्सा आता है। समर्थ की बात सुनकर नंदिता अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, ओह, तो मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं कर रही है। मुझसे तमीज से बात करो, भूलो मत कि मैं कौन हूँ और मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या क्या किया है
तुम एक पल में सब भूल गए। समर्थ ने हंसते हुए नंदिता से कहा, अरे मैं तो डर गया, देखो ना कैसे मैं डर के मारे कांप रहा हूं। कौन है आप? मुझे तो नहीं पता आप कौन है। मैं आपको बताता हूँ, आप वो हैं जिसे बोलना तो बहुत कुछ आता है, पर जब करने की बात आती है तो आपसे कुछ नहीं होता। आप वो हैं जिसने बने बनाए प्लान को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप वो हैं जिन्होंने इनविटेशन देकर रूही को अपना असली चेहरा दिखाया है। समर्थ की बात सुनकर नंदिता चीखते हुए बोली, समर्थ तुम्हें तो मैं। नंदिता समर्थ को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि यह समय अभी ठीक नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं नंदिता को पता था कि अगर उसने समर्थ को नाराज कर दिया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। नंदिता ने अपना गुस्सा पीते हुए समर्थ से कहा, देखो समर्थ, पुरानी बातों को छोड़ दो, अभी मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताने आई थी। फिर कुछ सोचने के बाद नंदिता ने आगे कहा, मुझे पता चला है कि आजकल रूही का मिलना जुलना रंजन के साथ काफी हो रहा है। समर्थ ने जैसे ही रंजन का नाम सुना वो एकदम से शांत हो गया। समर्थ को ये पता था कि रंजन कहीं ना कहीं रूही और अमर की जिंदगी से जुड़ा था, लेकिन उसने ये बात नंदिता को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे अब नंदिता पर ज्यादा भरोसा नहीं था। समर्थ ने अनजान बनते हुए नंदिता से कहा, कौन रंजन? नंदिता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे रंजन रूही के पापा यानी कि यशवर्धन के साथ जेल में था, पर अब वो जेल से वापस आ चुका है। रूही उससे मिलने गई थी, न जाने उसे क्या क्या पता होगा और उसने रूही को क्या क्या बताया होगा। समर्थ नंदिता की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। उसने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ कि मुझे बिना मेहनत के रंजन के बारे में पता लग गया। उसने नंदिता से कहा, ठीक है, आप जरा रंजन से मिलने जाइए, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये बोलकर समर्थ ने नंदिता को कुछ बताया, जिससे नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसे बताएगा अमर रूही को रंजन के बारे में? क्यों भेज रहा था समर्थ नंदिता को रंजन के पास? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। कुछ सोचते हुए समर्थ ने नंदिता से कहा, मुझे लगता है कि ये रंजन कोई पहुंची हुई चीज है। आप एक काम कीजिए, हमारी ओर से उसके पास एक प्रपोजल लेकर जाइए। फिर समर्थ ने नंदिता से कुछ बताया, जिसे सुनकर नंदिता के चेहरे पर चमक आ गई थी। फिर नंदिता ने कुछ सोचते हुए समर्थ से कहा, तुम्हें लगता है कि वो हमारी बात मानेगा? समर्थ ने नंदिता से कहा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नंदिता ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से सीधे रंजन के होटल चली गई। नंदिता जब रंजन के होटल में गई तो वो सीधे रिसेप्शन पर गई और बोली, मुझे मिस्टर रंजन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही पोलाइटली नंदिता से पूछा, क्या आपकी रंजन सर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है मैडम? नंदिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही प्यार से कहा, आई एम सॉरी मैडम, पर सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते। नंदिता ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, देखो मुझे मत सिखाओ, जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। जाओ और रंजन से बोलो कि यशवर्धन की पत्नी आई है। ये सब रंजन अपनी ऑफिस की खिड़की से देख रहा था। उसने अपने पास खड़े सेक्रेटरी से कहा, जरा पता लगाना ये औरत कौन है और क्यों इस तरह से तमाशा कर रही है। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी ने रंजन से कहा, सर, ये औरत अपना नाम नंदिता बता रही है और उसका ये भी कहना है कि आप उसके पति यशवर्धन को जानते हैं। यशवर्धन का नाम सुनते ही रंजन ने सेक्रेटरी से कहा, ओके, उसे आने दो। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान था कि आखिर सर ने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी थी, पर उसने रंजन से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। नंदिता की बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट कुछ देर शांत रही। फिर जब वो कहने ही वाली थी कि तभी उसे एक फोन आया, जिसके बाद उसने नंदिता से कहा, मैम, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, वहां रंजन सर का ऑफिस है, सर वहीं मिलेंगे। नंदिता ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे जाने दो, अगली बार से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। फिर नंदिता रंजन के केबिन की ओर चली गई।
नंदिता रंजन के केबिन का गेट बिना नॉक किए सीधे अंदर घुस गई। नंदिता ने देखा तो ब्लैक सूट पहने एक आदमी टेबल के सामने बैठा था। नंदिता टेबल के दूसरी तरफ रखी चेयर पर आकर बैठ गई। रंजन ने जब ये देखा तो उसने गुस्से से नंदिता से कहा, क्या आपको जरा भी नहीं पता कि किसी के केबिन में बिना नॉक किए नहीं आते? और अगर आप अंदर आ भी गई थी तो आप बिना मेरी इजाजत के चेयर पर कैसे बैठ गई? नंदिता को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने अपने मन में सोचा, अभी तो मुझे खुद ही बुलाया था, अब मुझे ही सुना रहा है। फिर कुछ सोचते हुए नंदिता ने कहा, ओह मुझे माफ करना, मुझे लगा आप मुझे जानते हैं और आपने मुझे बुलाया है तो मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, पर मैं अगली बार से ख्याल रखूंगी। रंजन ने कहा, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा और मैं आपको कैसे जानूंगा? मैं आपको नहीं जानता। हाँ, आप मेरे होटल में तमाशा क्यों कर रही थी, मैं ये जानना चाहूंगा। ये सुनकर नंदिता हैरान हो गई। कहाँ तो उसे लग रहा था कि रंजन उसे जानता था, इसीलिए उसे बुलाया था, और कहाँ उससे इस तरह से बर्ताव किया जा रहा था। नंदिता ने कुछ सोचते हुए रंजन से कहा, ओके आई एम सॉरी, पर क्या आप यशवर्धन को भी नहीं जानते? उनसे आपकी मुलाकात जेल में हुई थी। मैं उनकी पत्नी नंदिता हूँ। ये सुनकर रंजन ने गंभीर होकर कहा, पर यशवर्धन की तो बीवी कब का मर चुकी है। नंदिता ने खींचते हुए कहा, हाँ वो मर चुकी थी, पर मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। रंजन ने नंदिता को देखते हुए कहा, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? नंदिता ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, देखिए मैं भी इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे पता है आप रूही से मेल जोल कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप रूही से दूर रहिए। आप जैसा रूही को समझते हैं, रूही बिल्कुल वैसी नहीं है। वो शक्ल से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। आप उसके साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उससे नुकसान ही मिलेगा। रंजन ने सामने टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तो मुझे फायदा कहाँ मिलेगा और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? नंदिता ने आगे कहना शुरू किया, आप अभी जैसे हैं वैसे ही अच्छे बने रहिए, लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए तो हम आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। रंजन ये सुनकर गुस्सा हो गया। सामने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए वो तेजी से खड़ा हो गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मुझे किस बात का लालच दे रहे हो? पैसे का? तुम समझती क्या हो खुद को? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ कि तुम कैसी हो और तुम रूही के साथ क्या कर रही हो। तो पहले अपने आप को आईने में देख लो, फिर रूही को कुछ कहना। नंदिता ने हड़बड़ा कर कहा, क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? रंजन ने अपनी लाल आंखों से नंदिता को घूरते हुए कहा, मैं वो सब जानता हूँ जो शायद तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। अपने आप को रूही की माँ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद को जिनकी माँ कहती हो उन्हें ही बर्बाद करने के सपने बुन रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे से अभी का अभी नकाब उतार दूंगा। नंदिता को जैसे रंजन ने बिना छुए ही थप्पड़ मार दिया था। नंदिता का मुंह बन गया, पर फिर भी वो तो जैसे वहां जम गई थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर रंजन ने कहा, तुम निकलती हो यहाँ से या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूं। ये सुनकर नंदिता को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ये बोलकर नंदिता गुस्से से तमतमाती हुई वहां से निकल गई। नंदिता के जाने पर रंजन ने भी अपना गुस्सा शांत किया और थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वो भी होटल से निकल गया। होटल से निकलने के बाद रंजन सीधे रूही की बेकरी पहुंच गया। रूही ने जब रंजन को वहां देखा तो उसने हैरानी से कहा, आप और यहाँ? कोई काम होता तो आप मुझे बुला लेते या फिर फोन कर लेते। जैसे ही रंजन ने ये सुना, उसने मुस्कुराकर रूही से कहा, ओह तो मेरे आने से आपको कोई दिक्कत है क्या? या फिर आपने कहीं लिख कर रखा है कि मेरा आना बंद है आपकी बेकरी में? रूही ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे अरे आप तो कुछ और ही समझने लग गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खैर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? रूही को देखते हुए रंजन ने मुस्कुराकर कहा, वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं पर्सनली आकर ऑर्डर दे दूं और इसी बहाने आपके हाथों से बने केक का भी लुत्फ उठा लिया जाएगा। रूही ने मुस्कुराकर कहा, आपको अगर केक ही खाना था तो आप मुझे बता देते, मैं भिजवा देती, खुद आने की परेशानी क्यों उठाई? रूही और रंजन बात कर ही रहे थे कि तभी बेकरी के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो गए।
जो कि शायद आसपास ही कहीं काम करते थे या तो आसपास के स्टूडेंट थे। जब उन्होंने इतनी महंगी गाड़ी रूही की बेकरी के बाहर देखी तो वो लोग जानना चाह रहे थे कि इस नई नई दुकान में आखिर इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया था। उनमें से एक ने जैसे ही रंजन को देखा उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अपनी आंखें मसलते हुए उसने कहा, ओह माय गॉड, क्या ये सच में मिस्टर रंजन है, उस फेमस होटल के मालिक? उसकी ये बात सुनते ही दूसरे ने भी कहा, हाँ मुझे भी ये वही लग रहा है, पर शहर का इतना बड़ा आदमी इस छोटी सी शॉप पर क्या कर रहा है? तभी वहां अमर भी बच्चों को लेकर आ चुका था। वो जैसे ही शॉप के अंदर जाना चाह रहा था, उसके कानों में पास खड़े लोगों की आवाज गई जो कि शॉप के अंदर झांक कर बातें कर रहे थे। तभी बात कर रहे लोगों में से एक ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर रंजन यहाँ किसी काम से आए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी सी दुकान पर खुद आने की क्या जरूरत थी। ऑर्डर तो वो अपने किसी एम्प्लॉय से भी करवा सकता था। तभी किसी ने रूही का मजाक बनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि जरूर इस दुकान की जो मालकिन है ना, उसने कोई जादू टोना किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस औरत ने मिस्टर रंजन को अपने वश में कर लिया हो। तभी किसी और ने भी कहा, भाई आजकल की औरतें ऐसे ही नहीं इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती हैं, कुछ तो चक्कर जरूर चल रहा होगा दोनों के बीच में। जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, उसके मुंह पर एक मुक्का आकर जोरों से लगा, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। जब उस आदमी ने नजर उठाकर देखा तो वहां गुस्से से लाल अमर खड़ा था। अमर जो कि अब तक ये सब वहां खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था, पर इन सब की एक एक बात अमर को जैसे 100-100 कोड़ों के बराबर लग रही थी। पर जैसे ही अमर ने रूही और रंजन के बीच संबंध होने की बात सुनी तो उसके गुस्से की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं बची थी। उसका गुस्सा वहीं फट पड़ा था। फिर अमर ने गुस्से से उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे जमीन से उठाकर लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़ाई की आवाज सुनकर रूही और रंजन भागकर बाहर आए। दोनों ने देखा कि अमर किसी से झगड़ा कर रहा था। रूही भागकर अमर के पास गई और उसे उन आदमियों से अलग करते हुए बोली, छोड़ो अमर, क्या कर रहे हो? क्यों तमाशा बना रहे हो? छोड़ो प्लीज, भगवान के लिए शांत हो जाओ। जैसे ही अमर के कानों में रूही की आवाज गई, अमर ने तुरंत ही उस आदमी को छोड़ दिया। उस आदमी ने जब देखा कि वहां रंजन भी था तो उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तो बस इस गाड़ी की और तुम्हारी दुकान की तारीफ की थी और तुम मुझे ही मारने लग गए। उस आदमी की बातों में बाकी लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि रंजन, जो कि इतना बड़ा आदमी था, अगर उसे पता चला कि ये लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे तो वो भी इन सभी को नहीं छोड़ता। जब रूही ने ये बात सुनी तो वो अमर के ऊपर चीखते हुए बोली, ये आपको क्या हो गया है अमर? बिना मतलब की लड़ाई, बिना मतलब का गुस्सा, आखिर क्यों? तभी रंजन ने रूही को शांत करवाते हुए कहा, रूही प्लीज आप शांत हो जाएं, और अमर प्लीज आप इन फालतू लोगों से लड़ाई झगड़ा ना किया करें, ये ठीक बात नहीं है। रूही ने भी रंजन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं रंजन अमर, आखिर आपको क्यों लड़ना है इन सभी से जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके सामने किसी और की तारीफ कर दी? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अमर को रूही की बात बहुत बुरी लग गई। वो कभी रंजन को देख रहा था और कभी रूही को। फिर गुस्से से अमर बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। उसे जाते देखकर रंजन ने रूही से कहा, आई थिंक मुझे भी यहाँ से जाना होगा, चलिए बाद में मिलते हैं। ये बोलकर रंजन भी वहां से निकल गया। उधर वीर हॉस्टल में अकेले कुछ काम कर रहा था। तभी वहां कनिका आ गई, जिसे देखकर वीर ने कहा, अरे दी, आप और यहाँ कोई काम था क्या? कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, अब क्या कोई बहन अपने भाई से बिना काम के मिलने भी नहीं आ सकती? ये सुनते ही वीर ने भी मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं दी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, आइए ना, बैठिए दी। कनिका ने वीर से पूछा, और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई दिक्कत या जरूरत तो नहीं है? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम सबसे पहले मुझसे बोलना, ठीक है? रूही या अमर को परेशान मत करना। कुछ सोचते हुए वीर ने कनिका से कहा, थैंक्स दी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, इतना तो शायद कोई पिता भी अपने बेटे के लिए नहीं करेगा। ये बोलते ही वीर की आंखों में एक मायूसी छा गई। कनिका को समझते देर नहीं लगी कि वीर अपने पापा को मिस कर रहा था।
तभी कनिका ने वीर की ओर देखते हुए बड़े ही सीरियस लहजे में कहा, क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहते हो? आखिर क्या मतलब था इस बात का? क्या अमर और रूही के बीच की दूरियां अब और बढ़ जाएंगी? आखिर अब आगे क्या करेगी नंदिता? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला